ठीक है, विजय जी जवाब देना चाहते हैं, फिर उसके बाद पीयूष जोशी और मैं आऊंगा मनोज कुमार के पास। दोनों का रिस्पेक्टिव एक एक पॉइंट जो है वो रहता है। ठीक है, विजय कुमार जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि पब्लिक की आंखों में थोड़ा ना धूल झोंक सकते हैं आप। जी जी, ये उनको दिखता नहीं है क्या? चुनाव सर पे खड़े हैं, पार्टी है, 2 जगह सरकार बना ली, उठा करके जो है जेल में डाल दिया, टाइमिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड। वो कह रहे दुनिया को तो पता लगता है। मुझे इनसे 2 बातें पूछनी है। सिर्फ ये बताइए, ये कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये 23 सीटों पे। मैं 1 मिनट, 23 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इनसे किस बात का डर है? अरे आप लड़ कहाँ रहे हो? जो हम बात कर रहे हैं, दूसरी बात का मैं पूछना चाहता हूँ, अगर लिखकर पॉलिसी ये बीच में रनिंग इस तरह से ना बोले, अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। इनको चुप कराइए, फिर मैं बताता हूँ। इनको चुप कराइए, दोनों बोलने लगते हैं। सर आज नारी सर वो इंडिया गठबंधन की नारी शक्ति है सर, कैसे चुप करा दें? तो इनको अब मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। इनसे पूछिए कि मनीष सिसोदिया जी के फोन कहाँ गए वो, और ये नीति इतनी अच्छी थी तो नीति वापस क्यों नहीं शराब नीति? बस इस बात का मुझे जवाब दे दीजिए। कहाँ की बात कहाँ चले जाते हैं? आज की बात ये है कि शराब नीति आपकी इतनी अच्छी थी, आप लेके आए थे, तो आपने वापस क्यों ली? आपको क्यों वापस लेनी पड़ी? और केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने इतने फोन कहाँ गुम कर दिए, वो जवाब बताइए आप मुझे। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई कुछ नहीं। इनसे हमें किस बात का डर है? ये तो कहीं लड़ी नहीं, 23 सीटों पर टोटल लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी, जिससे कह रहे हैं जी इनसे डर गए हम। तो ये झूठा एक बनाने के नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठा नैरेटिव है, झूठ बढ़ते हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, टीवी पे झूठ बोलते हैं, इनके मुखिया झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, हम कोई खुलासा करने वाले। संजय सिंह जी ने क्या खुलासा किया बताइए आप मुझे? ये तो पूरे देश को पता है। अरे आप इस पे तो बात करिए, सारे देश को पता है, ये तो सारा सब कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। आप मुझे बताइए। नहीं, मेरे को एक बात बताइए। अच्छा ठीक है, मैं इसको विशुद्ध अगर राजनीतिक तरीके से ले आऊं, मैं इसको लीगल टर्म में जाता ही नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं पीयूष और मनोज को लेके आऊंगा, मैं जाता ही नहीं। मुझे एक बात बता दीजिए विजय जी, अगर मैं विशुद्ध राजनीतिक टर्म में, भाई दुनिया तो देखती है ना, दिल्ली वाला कोई वोटर देखता ही होगा ना भाई, वो चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री है भाई, वो बिजली फ्री, पानी फ्री, जो भी उनके वायदे हैं वो तमाम चीज़ें, पंजाब में भी सरकार चल रही है। अब वो तिहाड़ जेल में है, मतलब ठीक है आरोपी है, सिद्ध तो नहीं हुए। मनीष सिसोदिया आरोपी है, सिद्ध तो नहीं हुए हैं। चुनाव सर पे हैं, प्रचार वो कर नहीं पा रहे हैं। आप मुझे बताइए, देश में कौन सा ऐसा साल है जिसमें चुनाव नहीं होते हैं? देश में मतलब एजेंसी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, जांच बंद कर दे, लोगों भ्रष्टाचारी को अरेस्ट करना बंद कर दे, और ये मनीष सिसोदिया जी कब के अंदर है? आप मुझे बताइए। दूसरा मुझे जवाब दीजिए, केजरीवाल जी को कितने नोटिस पहले भेजे थे? 100 पेज नहीं हुए थे यहाँ पे। तो भ्रष्टाचारी के लिए संविधान के ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी के लिए जगह जेल है। और ये सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, वहां इन्होंने अपना ठीक है प्रोफेसर मनोज कुमार, जो स्क्रिप्ट हमको समझ में आती है वो कोर्ट को क्यों नहीं समझ में आती है? कि 1 साल तक तो है वो बिठा करके रखा हुआ है, जो सेक्शन 45 उनको समझ में आता है, और फिर उसके बाद क्या कोर्ट को समझ में नहीं आता है? फिर ये तो केजरीवाल को तुरंत बेल मिल सकती है, लेकिन यहाँ तो अभी आशीष बता करके चले गए कि कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है, सीबीआई भी तैयार बैठी है। देखिए सचिन जी, सबसे पहले तो ये चीज हम सभी लोगों को, चूंकि अभी एक पॉलिटिकल डिबेट आपने कराया और हर लोग अपने अपने इश्यूज को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन मेरा मानना इसमें बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, इंस्टीट्यूशन से चलता है। और अभी आप देख सकते हैं तो इसमें इस पूरे घटनाक्रम में 3 स्टेक होल्डर है। एक तरफ संविधान है, एक तरफ लीगल विभाग है, और दूसरे तरफ पॉलिटिकल पार्टीज है। तो ऑब्वियस है कि नो डाउट एक चुने हुए मुख्यमंत्री के रूप में जनता, दिल्ली की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जिस प्रकार की जो घटना घटी, जो अभी इसके पहले के जो प्रवक्ता जो बता रहे थे, जो क्योंकि ऑब्वियस है कि कोर्ट और फैक्ट, ईडी फैक्ट्स के आधार पर काम करता है, तो मेरा ये बिल्कुल इसमें क्लियर कट स्टैंड है कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और जिस प्रकार की अभी जो घटनाएं घट रही हैं, और अभी आपके जो लीगल रिपोर्टर ने जो बताया कि मुश्किलें और बढ़ने वाली, नो डाउट, क्योंकि देखिए अभी कल दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है केजरीवाल जी के ऊपर, कि भाई जिस प्रकार से आप याद कीजिए, यही हाई कोर्ट जब एक समय पे इंस्टीट्यूशन और मोरालिटी के लिए नुपुर शर्मा को जिस प्रकार से कटघरे में खड़ा कर रहा था, और आज वही कल मोरालिटी की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो राज्यपाल और प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जुडिशियरी को भी कहीं ना कहीं इसमें अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए आज का जो समाज है, इंफॉर्मेशन का युग है। आप किसी को मतलब गुमराह नहीं कर सकते हैं। देश का हर व्यक्ति हर चीज देख रहा है, समझ रहा है। वही दिल्ली की जनता
उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाई, लेकिन आज जब वो Exactly. अरेस्ट हुए तो मुझे लगता है कि उनके साथ उस तरीके से समर्थन नहीं मिल रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, 9 सम्मन देने के बाद से, देखिए ईडी किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो एक संवैधानिक ढांचा है। सीबीआई एक संवैधानिक ढांचा है, जुडिशरी एक संवैधानिक ढांचा है। जब उनके अनुकूल डिसीजन मिलता है तो सारी चीजें सही हो जाती हैं, और जब वो लीगल के हिसाब से काम करते हैं तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज का आरोप लगाने लगते हैं। तो मुझे लगता है, देखिए, चुनाव का समय ऑब्वियस है, और इलेक्शन में हर व्यक्ति अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और सर तरह तरह के ये जो आरोप लगाते यथास्थिति हैं। है, जो संजय सिंह को कहा कि उनको जो है चुनाव प्रचार करना है, पीयूष जी और फिर उसके बाद अजीत जी, ये तो कोर्ट को भी समझ में आता होगा ना। वकील कहते ही है कि देखिए कितने पॉपुलर नेता है, किस तरीके से चुन करके आए, आम आदमी पार्टी के हैं और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और तमाम चीज़ें। भाई कोर्ट को फिर उसके बाद फिर जो है पीएमएलए जो है वो धारा कैसे नजर आ जाती है, फिर जो है ईडी की दलील कैसे ज़्यादा ठीक लगती है, फिर कैसे वो जो अप्रूवर है रुंगटा रेड्डी वो ठीक लगता है कि नहीं, यहाँ पे किंग पिंग जो है केजरीवाल है। देखिए सचिन जी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दो संवैधानिक संस्थाएं हैं। एक जिसको संवैधानिक तौर पे एक अलग एंटिटी के सारे अधिकार दिए हुए हैं, जिसका नाम है चुनाव आयोग। इसलिए चुनाव आयोग का जो रोल है वो यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो गृह मंत्री को रिपोर्ट करता ही है, हम सब जानते हैं। हम उसमें कितना भी हम उसमें संविधान की बात करें कि संवैधानिक नियम कायदों के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई काम करते हैं, आमतौर की बात यह है कि भाई जो चुनी हुई सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसके तहत ही वो नॉर्मली काम करते हैं और उसी के निर्देशों का पालन करते हैं। तो इसलिए चुनाव आयोग की जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो विपक्ष के दलों ने मांग की थी कि भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर को और सीबीआई के डायरेक्टर को का तबादला किया जाए, ताकि वो एक जो संवैधानिक ढांचा जिसके तहत उनका निर्माण हुआ है, उस संविधान का सम्मान करते हुए अपने कार्य का निष्पादन कर सके। पर वैसा होता नहीं है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि भाई ट्रांसफर और पोस्टिंग, चुनाव आयोग भी के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं कि भाई वो भी एक पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। अब जब बात यहाँ पे आती है कि भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को जिस तरीके से, बात सही है कि भाई यदि आपने 9 सम्मन नहीं दिए हैं तो ईडी को अधिकार है गिरफ्तार करने का, और ईडी ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। पर यही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये देश के हर व्यक्ति को समझ में आता है कि भाई यही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे अजीत दादा पवार हो, 10-10 साल तक एक भी समन नहीं भेजता है। तो जब एक भी समन नहीं भेजा जाता है किसी एक घोटाले के आरोपी को, और दूसरी तरफ अति सक्रियता दिखाई जाती है, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम कर रहा है उस तरीके से। समस्या क्या है कि इस देश का जो नागरिक है वो अपने अपने अलग अलग चश्मे लगा के तैयार बैठा हुआ है। तो या तो वो एक कलर के चश्मे से देख रहा है या वो दूसरे कलर के चश्मे से देख रहा है, और वो उसके अपने चश्मे के अनुसार कार्रवाई को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो जब वहां पे दिक्कत है, भाई हमें एक न्यूट्रल चश्मा लगा के और ये चीजों को देखने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी की यदि हम स्पीच देखेंगे तो करीब करीब 90 से 95% जो उनकी स्पीच है उसमें वो या तो विपक्षियों पे हमला बोलते हैं या वो इतिहास का कोई ना कोई मुद्दा निकाल कर लाते हैं। वो कहीं भी अपने काम का जो उनका पोर्शन है जिसमें वो ये बताते हैं, वो सिर्फ 5% उनकी स्पीच का सर भाग मुझे एक बात बताइए ना भाई, इस देश ने कितने तमाम घोटाले देखे, बोफोर्स से लेकर के तमाम चीजें। वहाँ एक देश का प्रधानमंत्री जिसके ऊपर अब तक कोई दाग नहीं है, अगर वो खड़े होकर कह देता है भ्रष्टाचार ना खाया है ना खाने दूंगा, वो अंदर ही होंगे, तो तमाम वो चीजें हैं, तो फिर जनता तभी तो उसको भी तो चुनती है ना, उसकी भी तो फिर आप देखिए ना अब तीसरी बार के लिए वो तैयार खड़ा कि मतलब वो भी देखते हैं ना कि जिसने भ्रष्टाचार किया है, आम आदमी लुटा है। अजीत जी एक सेकंड में एक कमेंट अजीत जी का ले लो भाई। जनता ये भी तो देखती होगी, जनता आपकी मजबूरी देखती है कि इतना पॉपुलर नेता जेल डाल दिया, कहने को किंग पिन है, लेकिन आप पीसी करके कहते हैं कि वो तो बेचारे साजिश का शिकार है। और दूसरा ये भी तो देखते होंगे ना चीजें जो क्या कहते हैं बता रहे थे पीयूष जी। अजीत जी। सचिन देखो, अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार है, बहुत सिद्धांतवादी हैं, उनके बराबर देश में कोई नेता नहीं है। दूसरा, ये इनके समर्थक कह रहे हैं। अब आजकल सोशल मीडिया पे याद करें हम 2012-13 का जमाना, क्या कहते थे अरविंद केजरीवाल? मैं जेल भेज दूंगा सोनिया गांधी को, लालू यादव को, तमाम भ्रष्टाचारी हैं, अगर आपसे ये काम नहीं होता तो इस्तीफा दीजिए, मुझे बनाइए, मैं जेल भेज दूंगा। और इन्होंने क्या कहा था, अगर मेरे पे इतना सा भी आरोप लगेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आरोप लगे हैं या नहीं लगे हैं, वो तो अभी जांच चल रही है, वो जांच करे। लेकिन ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ा संवैधानिक संकट ये है कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो कहते क्यों दे, वो कहते क्यों दे, वो कहते क्यों दे, कौन से कानून में लिखा है? वो कह रहे हैं कि क्यों दे,
वो कह रहे क्यों दे, कौन से कानून में लिखा है? क्योंकि सुनिए नैतिकता की बात देखिए, ये अनप्रेसिडेंटेड नेता वो नैतिकता की नहीं, बात करके, एक सेकंड, ये वो अजीत जी नैतिकता की बात वो ये